हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुने। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी जो आज की पहली कहानी है ये एक मजदूर आदमी की है। हम इसे काल्पनिक नाम राहुल दे देते हैं। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। राहुल, जो कि एक लकड़े के गोडाउन में काम किया करता था। जो छोटी मोटी डिलीवरी होती थी लकड़े की, वो साइकिल पर ही ले जाकर दे देता था। एक दिन की बात है कि उसे लकड़े की डिलीवरी के लिए कुछ 3-4 किलोमीटर दूर जाना था। उसने सारे ही लकड़े अपनी पीछे साइकिल पर बांधे और उस गोडाउन में चला गया। जब वहां पर वो पहुंचा तो उसने देखा कि गोडाउन बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। वहां सिर्फ 2 ही मजदूर थे जो काम कर रहे थे। उसने जाकर वहां पर बात की तो पता चला कि मालिक है नहीं। मालिक किसी काम से गया हुआ है। कुछ ही समय में मालिक लौट कर आएगा। राहुल को अपने पैसे भी लेने थे, इसीलिए वो वहीं पर मालिक के इंतज़ार में बैठ गया। उस मालिक को आने में काफ़ी समय लग गया। कुछ शाम के 7 बज चुके थे। जब मालिक आया तो उसने कहा कि अभी हिसाब होगा, फिर आपको आपके पैसे मिलेंगे। सारे काम खत्म होने में राहुल को वहीं पर 9 बज चुके थे। अब राहुल अपने घर के लिए जाने वाला था कि तभी उसको याद आया कि जो उसने पैसे लिए हैं, पहले वो पैसे ले जाकर गोडाउन पर देने पड़ेंगे। यानी कि जिस गोडाउन से उसने माल उठाया था उसी गोडाउन में जाकर उसे पैसा देना था। राहुल ने पैसे अपने जेब में रखते हुए तुरंत साइकिल निकाली और तेज तेज साइकिल चलाने लगा। फिर कुछ आधे एक घंटे के बाद राहुल उस गोडाउन के पास पहुंच चुका था। राहुल को बहुत समय हो चुका था। जब वो वहां पहुंचकर मालिक को पैसे दे रहा था तो मालिक ने उससे कहा कि राहुल, आज थोड़ा सा काम है, तू भी काम में हाथ बटा ले। मैं चाहिए तो इसके तुझे एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा। पैसे का नाम सुनकर वो वहीं पर रुक गया। काम खत्म करने में उसे रात के 12 बज चुके थे। राहुल का घर वहां से कुछ 2-3 किलोमीटर की दूरी पर था। राहुल फिर काम खत्म करके वहां से निकला और घर की ओर जाने लगा। जब वो जा रहा था तो उसने अपने साथ कुछ लकड़े और भी साइकिल पर बांध लिए थे, क्योंकि अगली सुबह उसे वो माल को दूसरी जगह पर देना था जो उसके घर से नज़दीक था। इसीलिए लकड़े बांधकर वो अपने घर के लिए निकल पड़ा। साइकिल पर सामान होने की वजह से साइकिल अब धीरे धीरे चल रही थी। हालांकि राहुल को जल्दी घर पहुंचना था, इसके बावजूद साइकिल धीरे ही चल रही थी क्योंकि साइकिल पर लकड़े का वजन ज़्यादा था। अब राहुल कुछ ही दूर आगे बढ़ा था कि पास में जो एक बड़ा सा तालाब पड़ता था, वहां पर राहुल ने किसी को उकड़ू बैठे हुए देखा। जब उसने वहां पर देखा तो वो दूर से ही खड़े होकर चिल्लाने लगा, कौन है वहां? कौन बैठा है? लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया। दूर से देखने पर ऐसा पता चल रहा था जैसा कि वो कोई बच्चा हो। राहुल को लगा शायद ये हो सकता है हमारे ही गांव का बच्चा होगा जो गुम हो गया होगा। इसीलिए वो साइकिल को उसी कच्ची सड़क पर स्टैंड पर लगाया और वहां से उस तालाब की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, क्योंकि रास्ते में जंगली झाड़ियां थी और उसमें कांटे भी थे। राहुल जब उस तालाब के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर वो बच्चा बैठे बैठे अचानक से रूप बदल रहा था। यानी कि अब वो बच्चा बच्चा नहीं बल्कि एक बड़ा आदमी दिखाई दे रहा था। राहुल को एक बार को ये लगा कि शायद दूर से दिखने पर वो बच्चा दिख रहा था, हो सकता है कि करीब आने पर मुझे सच्चाई का पता चल जाए। इसीलिए वो बिना डरे ही आगे बढ़ता जा रहा था। राहुल जैसे ही उस तालाब के पास पहुंचा, यानी कि उस आदमी के पास, तो उसने देखा कि वो आदमी राहुल को देखकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। जब वो खड़ा हुआ तब वो काफी लंबा चौड़ा था। उसके हाथ पर कुछ लगा हुआ था या उसने कुछ पहना हुआ था। राहुल ने उसे देखकर पूछा, कौन हो आप? यहाँ क्यों बैठे हो? कोई परेशानी है क्या? लेकिन इस पर उस आदमी ने जवाब नहीं दिया, बस राहुल को घूर ही रहा था। वो राहुल को देखता और कभी तालाब की ओर देखता।
राहुल को एक बार ये लगा कि हो सकता है तालाब में इसकी कोई कीमती चीज खो गई हो या इसका कोई अपना डूब गया हो। राहुल ने दोबारा उससे पूछा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? लेकिन इस पर भी उस आदमी का कोई जवाब नहीं था। राहुल वहीं खड़े होकर ये सोच रहा था कि पता नहीं इसे क्या हो गया है, ये कुछ बोल भी नहीं रहा और कभी मुझे देख रहा है, कभी तालाब की ओर देख रहा है। राहुल उसके और करीब गया। अब दोनों के बीच में कुछ 4 या 5 कदम का ही फासला होगा। राहुल ने एक बार करीब जाने के बाद फिर पूछा। जैसे ही राहुल पूछा, उसके बाद उस आदमी ने अपना एक टांग उठाया और तालाब के अंदर डाल दिया, जिसके बाद तालाब के पानी का रंग बदलने लगा। यानी जिससे ये बात समझ में आई कि उस आदमी के पैर से शायद बहुत सारा खून जा रहा था, इसीलिए पानी का रंग भी लाल हो रहा है। राहुल ने कहा, अरे आपको तो चोट लगी है, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। वो आदमी वहीं पर खड़े होकर अपना पैर बाहर निकाला और राहुल के पीछे आकर खड़ा हो गया। वो कुछ बोल नहीं रहा था। उसके दांत भी कुछ अजीब टेढ़े बाकड़े थे, कई दांत नोकीले भी थे। उसके होंठ भी बहुत मोटे मोटे और काले थे। राहुल ने कहा कि आप मेरे साथ चलिए। वो आदमी भी उसके पीछे पीछे हो लिया। जब राहुल साइकिल के पास पहुंचा तो राहुल ने कहा कि आपको पैदल चलना पड़ेगा, मैं भी आपके लिए पैदल ही चलता हूँ। हम जल्दी जल्दी मेरे घर के पास पहुंच जाएंगे, वहां पर आपका इलाज हो जाएगा। राहुल चुपचाप साइकिल लेकर आगे बढ़ रहा था और वो आदमी उसके पीछे पैदल पैदल जा रहा था। लेकिन अचानक फिर राहुल ने यूं महसूस किया कि उसकी साइकिल पर जो लकड़ी का वजन था अब वो कुछ ज़्यादा भारी हो रहा है। राहुल ने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वो आदमी उस लकड़े के ऊपर चढ़कर बैठा है। राहुल को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, अरे ये कोई बात हुई? मैं वही सोचूं इतना वजन क्यों लग रहा है, आप नीचे उतरिए। वो आदमी राहुल की बात सुनकर नीचे तो उतर गया, लेकिन तब भी साइकिल का वजन कम नहीं हुआ। साइकिल अब भी चलाने में बहुत ज़्यादा भारी लग रही थी। अभी ये चल ही रहा था कि अचानक से आगे बाई ओर एक बड़ा सा पेड़ आया। जैसे ही उस पेड़ के पास राहुल पहुंचा और पीछे पलट कर देखा तो पाया कि अब वो आदमी पीछे है ही नहीं। राहुल अपने आसपास देखने लगा कि आदमी कहाँ चला गया कि अचानक से ऊपर से कुछ टहनियों की आवाज आई और ऐसा लग रहा था कि कुछ पत्ते आपस में जोर जोर से टकरा रहे हो, जैसा हवा चलने पर पत्ते आपस में और पेड़ टकराते हैं। राहुल ने जब ऊपर मुंडी करके देखा तब पाया कि वो आदमी ऊपर लटका हुआ था, वो भी उल्टा। और वो आदमी अब और ज्यादा भयानक रूप ले चुका था। राहुल जब ऊपर देखा अचानक से तो डर के मारे उसकी चीख निकल गई। फिर वो आदमी वैसे ही पेड़ से छलांग लगाकर राहुल के ऊपर गिरा। राहुल यूं बताता है कि जब वो आदमी मुझ पर गिरा तब उसका वजन मानो किसी चट्टान से कम नहीं था। मेरी तो दोबारा से चीख निकल गई। मैं उसे जोर से धक्का मारकर हटा देना चाहता था, लेकिन वो इतना वजनी हो चुका था कि अब वो हिल तक नहीं रहा था। राहुल ने एक बार फिर जोर से आवाज लगाई, क्या रे हट मेरे ऊपर से। फिर भी वो हटने की बजाय जो हाथ में उसके कुछ था वो धीरे धीरे राहुल की सीने में गाड़ने लगा। अब राहुल को दर्द हो रहा था और खून भी निकल रहा था। जैसा ही राहुल के शरीर से खून निकल रहा था वो आदमी उस खून को चाटने लगा। राहुल समझ चुका था कि कोई साधारण आदमी नहीं है। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया और उसे धक्का देकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा। राहुल जैसे तैसे अपने इस काम में कामयाब हो गया और धक्का देकर वहां से निकल गया। साइकिल और उस लकड़े को उसने वहीं छोड़ दिया। उस वक्त उसके लिए अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी था। जैसा तैसा भागकर वो अपने घर तक तो पहुंच गया, लेकिन घर पहुंचने के बाद उसे एहसास हुआ कि मुझे साइकिल और लकड़े को वैसा नहीं छोड़ना था। अगर वो चोरी हो गया तो कल मालिक को पैसे अपनी जेब से देने होंगे। राहुल का जो बड़ा भाई था उससे उम्र में कुछ 2 ही साल का बड़ा था। राहुल ने उसे नींद से जगाया और उससे कहने लगा कि रास्ते में मेरे पीछे एक जंगली जानवर पड़ गया था, इसीलिए मैंने साइकिल और लकड़े को ऐसे ही छोड़ दिया। भाई तू चलकर हम अपना साइकिल और लकड़ा लेकर आते हैं। राहुल और उसका भाई दोनों ही निकल पड़े। हाथ में दोनों की एक लाठी थी
जब वो वहां पर पहुंचे तो देखा कि वहां कोई नहीं था। उसका भाई कहने लगा, रे यहाँ पर तो कोई नहीं है, तू भी ना जबरदस्ती डरता है। वो अपने छोटे भाई को ही डांट लगाने लगा। राहुल ने तब तक ये नहीं बताया था कि उसके साथ क्या हुआ है। वहां से साइकिल उठाने के बाद दोनों अपने घर पर आ गए। फिर राहुल ने सारी बात घर पर बताई। जब अपने घर पर उसने सारी बात बताई तो उसके घर वालों ने ही उसे खूब डांट लगाई और राहुल से कहने लगे कि दोबारा कभी भी 10 बजे के बाद उस गोडाउन से आने की कोशिश मत करना, क्योंकि दोस्तों उस गांव में और गांव के आसपास के कई सारे इलाकों में ये माना जाता था कि वहाँ पर कुछ खूंखार आत्माएं घूमती है जो लोगों को बेवजह परेशान करती है और कई लोगों को तो जान से भी मारती है। तो दोस्तों ये थी राहुल की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों हमारी अगली कहानी बिपिन की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम बिपिन है। ये बात लॉकडाउन की है, जब मैं लॉकडाउन के समय एक घर से दूसरे घर सब्जियां बेचा करता था। और मुझे तो शुरुआत में पहले परमिशन नहीं मिली थी, लेकिन जब परमिशन मिल चुकी थी तब मैं बिंदास एक जगह से दूसरी जगह सब्जियां बेचने जाया करता था, क्योंकि लॉकडाउन में हमारे पास भी कुछ काम नहीं था। अब काम ही नहीं था तो हम क्या करते, इसीलिए सब्जियां बेचने का काम अच्छा लग रहा था। एक शाम की बात है कि जब मैं सब्जी बेच रहा था तो वहां से लौटते समय मुझे काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका था। और आप सभी लोग जानते होंगे कि लॉकडाउन में रास्ते पर एक आदमी तो क्या, एक कुत्ता तक नहीं दिखता था। पूरा रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। रास्ते में हर जगह गहरा सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। मेरे घर से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा सा शमशान घाट था और उसके ही कुछ दूरी पर ग्रेवयार्ड था। जब मैं वहां से लौट रहा था तब अचानक से मेरी नज़र शमशान घाट पर पड़ी। तो मैंने देखा कि शमशान घाट में कोई मुझे दूर से खड़ा दिखाई दे रहा है। मैंने जब उसे देखा तो मैं देखकर दंग रह गया। मैं मन में सोचने लगा कि इतनी रात में यह आदमी शमशान घाट में क्या कर रहा है, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए मैं आगे बढ़ गया। कुछ ही दूर आगे जाने के बाद मैंने ग्रेवयार्ड में भी एक आदमी को देखा। शायद ये वही आदमी था, लेकिन वो आदमी मुझसे पहले इतनी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकता है, क्योंकि मैं तो बाइक पर था। बाइक से तेज एक आदमी कैसे भाग सकता था। मेरे मन में सवालों का तूफान चल रहा था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है। मैंने वो दिन तो उन पर ध्यान नहीं दिया और घर पर चला गया। मैं घर पर जाकर अपनी पत्नी को भी सारी बात बताई, लेकिन उसने कहा कि हो सकता है ये तुम्हारा वहम हो, या फिर हो सकता है कि तुमने सच में आदमी देखा हो, उन्हें कुछ काम होगा। मेरे मन में जो सवाल थे ये उसका जवाब नहीं था। मेरी माँ जो कि पास में ही बैठकर बातें सुन रही थी, वो कहने लगी, ये भी तो हो सकता है जो केयर टेकर है शमशान घाट के और ग्रेवयार्ड के, वही लोग तुझे दिखाई दिए होंगे। मैंने इस पर ज़्यादा सोचा नहीं, चुपचाप मानकर खाना खाकर सो गया। फिर कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। लगभग 7-8 दिन के बाद एक बार फिर ऐसा हुआ कि मुझे लौटने में काफ़ी समय हो चुका था। तो जब मैं लौट रहा था मैंने शमशान घाट पर वही आदमी को देखा, और कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद ग्रेवयार्ड पर भी मैंने उसी को देखा। जब मैंने ग्रेवयार्ड पर वो आदमी को देखा तो इस बार सोचा कि क्यों ना रुककर इससे पूछ लेता हूँ, क्या पता इससे कुछ काम होगा। शायद ये परेशान है, लॉकडाउन में वैसे ही सब लोग परेशान चल रहे थे। मैंने इसीलिए बाइक को उस ग्रेवयार्ड के गेट पर रुका दिया और गेट पर से ही जोर से आवाज लगा, कौन हो भाई, कुछ हेल्प चाहिए क्या? लेकिन इतना सुनने पर उसका कोई जवाब नहीं आया, बस वो नीचे एक कब्र को घूरे जा रहा था। मैंने दोबारा चिल्लाया। इस बार जब मैंने चिल्लाया तब वो पीछे मुड़ा। उसके बाल कंधे तक लंबे थे, घुंघरालू बाल थे। जब वो पीछे भी मुड़ा तो उसकी आंखें बिल्कुल चमकती हुई नजर आ रही थी, लेकिन चेहरे पर बाल की वजह से चेहरा ढका हुआ दिख रहा था। वो पीछे मुड़कर मुझे ही घूरे जा रहा था। अब मैं परेशान कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने वहीं पर 1 मिनट रुका और उसे दूर से देखने लगा, लेकिन वो आदमी भी मेरी ओर चलकर नहीं आ रहा था, वो बस मुझे घूर ही रहा था।
मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही अंदर जाकर देख लूं। मैं वहां से अंदर चला गया। जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो आदमी चुपचाप कब्र के ऊपर खड़े होकर कब्र को जो घूर रहा था। तो वहां उसी कब्र पर एक गहरा गड्ढा था। वो खड्डा पता नहीं उसने ही खोदा था या फिर खुदा हुआ था, मुझे समझ नहीं आया। मैं उससे अब भी कुछ कदम की दूरी पर था। मैंने वहीं से खड़े होकर दोबारा आवाज लगाई, अरे ये क्या कर रहे हो? इस पर अब उसे गुस्सा आ चुका था, क्योंकि वो पहले से ही मुझे घूर रहा था। वो मेरे नजदीक आया और उसने अपने चेहरे पर से बाल हटाया। जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैंने जोर से चीख लगाई। उसके चेहरे पर कीड़े मकोड़े चल रहे थे। उसका जो जबड़ा था चेहरे का वो फटा हुआ था, यानी कि गाल की ओर से भी उसके दांत बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। उसके हाथ पैरों पर बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसा कि अभी अभी ये कीचड़ में नहा कर आया हो। मैं उसकी इतनी बुरी हालत देखकर घबरा कर वहां से उठकर भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही मैं कुछ ही कदम आगे भागा था कि अब ऐसा लगने लगा मेरे शरीर को पीछे से कोई अदृश्य शक्ति खींच रही है और वो नहीं चाहती कि मैं उस ग्रेवयार्ड से बाहर निकल जाऊं। मैंने एक बार को फिर से जोरों से चीखा और मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन वहां पर कोई था ही नहीं, तो कौन कैसे आता? ये सब होते होते अचानक मैंने देखा कि वही आदमी अब मेरे सर के पास आकर खड़ा हो गया है और वो धीरे धीरे अपनी मुंडी को मेरी ओर ला रहा है। शायद वो मुझे कच्चा चबा के खा जाना चाहता था। मैं ये देखकर और घबरा कर चीखने चिल्लाने लगा। अब मैं कहीं ना कहीं समझ चुका था कि आज मेरी मौत पक्की है। मैं वहीं पर गिरा पड़ा था कि मैंने फिर से देखा वो आदमी अब ठीक मेरे ही बाजू वाली कब्र पर देखे जा रहा है और जो गड्ढा मैंने पहली कब्र पर देखा था वैसे ही वो गड्ढा अपने आप खोदे जा रहा है, यानी कि मिट्टी अपने आप साइड हो रही थी उस कब्र पर से। इतना डरावना मंजर देखने के बाद मेरी सांसें उखड़ने लगी। मैं वहां से उठकर भाग जाना चाहता था कि तभी जैसे ही मैं उठा तब मैंने देखा कि वो आदमी अब अपना हाथ उस कब्र के अंदर डाला है। मैं 1 मिनट के लिए एकदम चौंक गया और वहीं पर रुक गया। फिर उसने कुछ निकाला, वो क्या था समझा नहीं मुझे, और उसे निकालकर वो अपने मुंह में डालकर चबाने लगा। मुझे तो अब वॉमिट जैसी आ रही थी। मैं वहां से भागकर अपनी जान बचाता या फिर खड़े होकर देखता कि वो क्या कर रहा है। अब फिर मैंने देखा कि वो आदमी चबाते हुए मुझे देखकर हंसने लगा। जब वो हंस रहा था तब उसकी हंसी की आवाज उस ग्रेवयार्ड में गूंज रही थी और उसका चेहरा पहले से और ज्यादा भयानक हो चुका था। जो उसके चेहरे पर कीड़े मकोड़े चल रहे थे, अब वो उन्हें भी अपने ही चेहरे से निकालकर चबा रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि मैंने एक शैतान को देख लिया है। और फिर वो मेरी टांग पकड़कर घसीटने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करना चाह रहा है। मैं अब भी उस ग्रेवयार्ड में मदद के लिए चिल्ला रहा था। वो ले जाकर मुझे एक कब्र के पास छोड़ दिया और उस कब्र में शायद अब वो मुझे दफना देना चाहता था। वो धीरे धीरे मुझे कब्र में डाल रहा था। कब्र खुदी हुई नहीं थी, लेकिन जैसा जैसा वो मेरी टांग पकड़ के कब्र के अंदर डाल रहा था, मैंने देखा कि मिट्टी अपने आप खिसकते चले जा रही थी। मैं अब भी मदद के लिए चिल्लाने लगा कि एकदम से उसने अपना बड़ा सा हाथ मेरे मुंह पर रख दिया। अब मुझे समझ में आया कि उसके हाथ पर भी वो कीड़े मकोड़े थे, जिसकी वजह से वो सारी चीज मेरे मुंह के अंदर जा रही थी और मुझे सांस लेने में और चीखने चिल्लाने में दिक्कत हो रही थी। फिर एकाएक मुझे याद आया और मैंने जीसस का नाम लेना शुरू किया। जब मैं मन में अपने जीसस का नाम ले रहा था और जितनी आवाज़ मुझसे निकल पा रही थी उससे जीसस को पुकार रहा था, तब वो एकदम से कहीं दूर चला गया और दूर जाकर वहीं पर वो खड़े होकर चिल्लाने लगा। मैंने देखा कि जब मैं जीसस का नाम ले रहा था तब उसका हाथ तो मेरे मुंह पर था,
लेकिन एकाएक उसके हाथ में आग लग चुकी थी और वो उस आग को बुझाने के लिए शायद मुझसे दूर हुआ था, या फिर दूर खड़े होकर वो अपना हाथ झटक रहा था, जैसा कि किसी के हाथ जलने पर एक इंसान अपना हाथ झटकता है। मैं समझ चुका था कि अगर आज यहाँ से जिंदा बचकर जाना है तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले का ही सहारा है। बस फिर जब तक मैं उस ग्रेवयार्ड से नहीं निकल गया, मैं तब तक नाम लेता ही रहा। उसके बाद घर आ गया। घर आने के बाद सारी बातें बताई। घर जब मैं आकर अपनी सारी बात बताई तो घर वालों ने भी मुझे डांट लगाया। मेरी माँ कहने लगी कि दूसरी बार कभी भी रात के समय ऐसे अकेले अगर तू आ रहा है तो ध्यान रखना कि 10 बजे से पहले पहले अपना काम निपटा कर आ जा, या फिर अगर किसी मजबूरी में देर से आना पड़े तो कब्रिस्तान, शमशान घाट, ये सब जगहों के अंदर अकेले मत जाना। तो दोस्तों, ये थी बिपिन जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी शर्मन की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम शर्मन है। हमारा फैमिली बिजनेस फिशिंग का है। कभी हम समंदर में भी जाकर मछलियाँ पकड़ते हैं और साथ ही साथ गुजरात में हमारे पास बहुत सारे फिशिंग पॉन्ड्स हैं जिसमें हम मछलियाँ पालते भी हैं। तो हम समंदर की मछलियाँ भी बेचते हैं और मीठे पानी की मछलियाँ भी बेचते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 2 छोटी घटना बताऊंगा जो कि मैंने एक मछुआरे से सुनी थी और एक जो मैंने खुद महसूस की। कहा जाता है कि कुछ भूत ऐसे होते हैं जो सिर्फ मछलियों पर ही जिंदा होते हैं। ये घटना मैंने बहुत बार कई लोगों से सुन रखी है। जैसा कि मुस्लिम धर्म में होता है कि जो जिन होते हैं उनका खाना दूध और मिठाई होता है, वैसा ही कुछ भूत ऐसे होते हैं जो सिर्फ मछलियां खाना पसंद करते हैं। एक घटना पहले तो मैं आप लोगों को अपने ही बोट वाले की सुनाऊंगा। उसने मुझे एक दिन बताया कि जब वो लोग मछली पकड़ने के लिए समंदर में जाते हैं तो कई बार कुछ ऐसा होता है जो एक मिस्ट्री ही बनकर रह गया और समझ में कभी नहीं आया कि ये क्यों था और कैसे था। एक घटना जिसमें से वो मुझे बता रहा था कि जब वो लोग बोट पर मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे तब उन्हें जाने आने के लिए 3 दिन का समय लगना था। पहला दिन तो अच्छे से बीता और रात भी अच्छे से कटी। दूसरे दिन मछली पकड़ने के बाद शाम के समय जब वो लोग सभी खाना खाकर अपनी अपनी जगह पर लेट गए, तब उसने देखा कि बोट अचानक से हिल रही है और जोरों से हिल रही है। मानो यूं लग रहा था कि बोट को कोई जानबूझकर हिला रहा हो। तुरंत ही सभी लोग वहां से एकदम चौकन्ने होकर उठ गए और आसपास देखने लगे बोट के, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दिया। दूसरी बार उन्हें यूं महसूस हुआ जैसा कि बोट के अंदर कोई है, कोई बहुत ज्यादा भारी आदमी या बहुत ज्यादा कुछ भारी चीज, जिसकी वजह से बोट डगमगा रही थी। तभी ही उनमें से एक ने कहा, यार ये सब मछलियां यहाँ कैसे बिखरी पड़ी है? और सभी लोगों की नजर उन मछलियों पर पड़ी तो हमने पाया कि यार मछलियां तो सच में बाहर बिखरी पड़ी थी और उनका जो खून था उससे भी नाव गंदी हो रही थी। सभी लोग परेशान हो गए कि मछलियां बाहर कैसे आई, क्योंकि वो जो बड़ा बड़ा कंटेनर होता है फ्रोजन, वो हम लेके जाते थे और उसी में मछलियां भी रखते थे। जब उस कंटेनर को खोलकर देखा गया तो उसमें से काफी सारी मछलियां गायब हो चुकी थी। एक आदमी इतनी मछली खा ही नहीं सकता है, बल्कि वो आदमी यूं बता रहा था कि एक आदमी के 10 आदमी मिलकर भी उतनी सारी मछलियां ना तो खा सकते हैं ना ले जा सकते हैं। हमें पहले एक बार को यूं लगा कि बोट में कोई चोर तो नहीं घुस कर आ गया जिसने मछलियां चुराने का सोचा या मछलियां फेंक दिया। पर अगला ही सवाल मन में ये उठा, बीच समंदर में कौन सा चोर आता है? हम परेशान होकर ये सोच रहे थे कि अभी मालिक को क्या जवाब देंगे। तभी ही हमने देखा कि उस कंटेनर में से कुछ और आवाजें आ रही है। जब हमने तुरंत जाकर उस कंटेनर को दोबारा खोला तो हमने कुछ काली परछाई जैसी देखी, जो कंटेनर खोलते साथ ही हवा का रूप लेके पता नहीं कहीं गायब सी हो गई और मछलियां अब बहुत कम हो चुकी थी। उनमें से एक आदमी कहने लगा उस भूत को कि मैं जानता हूँ ये मछली खाने वाला भूत है, नाव को तुरंत यहाँ से हटाना होगा वरना ये हमारी आज की सारी मछलियां खा जाएगा।
इतना सुनना था कि हमने नाव को तुरंत वहां से हटाकर दूसरे कोने पर ले आ गए और उसके बाद फिर हमारे साथ कभी भी वैसी घटना नहीं घटी। तो दोस्तों, ये थी उस मछुआरे की कहानी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ जो हमने देखा। एक दिन की बात है कि मैं हिसाब किताब करने के लिए अपने वो गुजरात के फिशिंग पॉन्ड्स पर गया हुआ था। वहाँ जाकर मैं सब हिसाब कर रहा था कि कितनी मछली के बच्चे हमने डाले थे और कितना हमको प्रॉफिट हुआ। ये सब मैं कर ही रहा था कि अचानक वहाँ पर मेरा एक दोस्त आया। वो मुझसे कहने लगा, अरे वाह, जगह तो बहुत अच्छी है, क्यों ना हम आज रात में यहीं पर रुक कर एंजॉय करते हैं। मैंने कहा, यहाँ रुक कर एंजॉय क्या करेंगे? वो कहने लगा, ऐसी जगहों पर मज़ा बहुत आता है, रात में हम यहीं पर खाना खाएंगे, सब तरफ पानी ही पानी है, पॉन्ड्स ही पॉन्ड्स है, और मैं रुक कर यहाँ देखना चाहता हूँ कि तुम सभी लोग मछलियों की देखभाल कैसे करते हो। इस पर मैंने हामी भर दी। हम लोग वैसे तो दिन भर बाहर काम में थे। काम खत्म करने के बाद शाम के 7:30 बजे हम उस फिशिंग पॉन्ड के किनारे बैठ गए और वहां बैठकर बातचीत करने लगे। हम चाय पी रहे थे कि अचानक पानी में से आवाज आने लगी, जैसा मानो पानी में कोई आदमी तैरता है, वैसी ही आवाज पानी से आ रही थी। एक बार को मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा, कोई जंगली जानवर तो नहीं घुस गया? जल्दी चल, हम चल कर देखते हैं। मैं भी वहां से तुरंत उठा और जाकर देखने लगा, लेकिन हमें कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। वैसे तो पॉन्ड्स बिल्कुल शांत रहते थे, लेकिन जब मछलियों को दाना डाला जाता था तभी ही मछलियां ऊपर आती थी और पॉन्ड में हलचल होने लगती थी, और बाकी तो पूरा टाइम पॉन्ड एकदम शांत रहता था। हम ये सोच रहे थे कि मछलियां तो दिखाई नहीं दे रही, तो ये क्या चीज़ है जो पानी में इतनी हलचल कर रहा है। मेरा दोस्त कहने लगा कि चल हम उतर कर देखते हैं। पानी ज़्यादा गहरा तो नहीं था, हमारे कमर तक के वो पॉन्ड का पानी आ रहा था। हम उतर कर बहुत देखे, लेकिन हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हम बाहर वहाँ से निकल गए और पानी में जो हलचल हो रही थी वो भी बंद हो गई। हम अगली सुबह दोबारा उस पानी में उतरे और जाकर देखने लगे, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। तभी ही मैंने अपने एक मजदूर से पूछा कि पानी में कल रात में ऐसा ऐसा हो रहा था। वो कहने लगा कि मालिक, पिछले 2 रातों से ऐसा ही कुछ हो रहा है। हम भी जाकर देखते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन अचानक से ऐसी हलचल होने लगती है कि जिसका हमें कुछ पता ही नहीं चलता। कहीं ना कहीं मुझे शक था। शक इस बात का था कि हो सकता है कोई जंगली जानवर ही होता होगा जो रात के समय धीरे से आकर मछलियां चुरा कर खा लेता होगा। हमने उसी दिन उस पॉन्ड का पूरा पानी खाली किया, ये देखने के लिए कि हमारी मछलियां कितनी बची हुई है। तो हमने पाया कि आधे से ज़्यादा वो पॉन्ड खाली हो चुका था। मैंने तुरंत अपने पिताजी को कॉल लगाया और उन्हें सारी बात बताई। वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए और तुरंत उसी जगह पर पहुंचे। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आज रात में हम पहरा डालेंगे और देखेंगे कौन सा जानवर आकर हमारी मछलियां खाता है। रात भर यूं ही निकल गई, लेकिन वो रात कोई नहीं आया। अगली रात जब वहां पर कोई भी नहीं था, यानी कि कोई पहरा नहीं बिठाया गया था, तब फिर से मैंने वैसे ही हलचल देखा। पिताजी को मैंने बताया कि पिताजी, वो जो कोई भी है दिखता तो है नहीं, हम पानी के अंदर उसे ढूंढेंगे कैसे। मेरे पिताजी ये बात अपने किसी दोस्त को बताए थे। उस दोस्त ने कहा कि क्या भरोसा, मछली खाने वाला भूत तो नहीं आता है। हमने कहा कि मछली खाने वाला भूत? वो कहने लगा कि हाँ, मछली खाने वाला भूत होता है जो सिर्फ मछलियाँ खाता है। फिर मेरे पिताजी के वो दोस्त ने एक आदमी को बुलवा लाया। वो आदमी आने के बाद जब पॉन्ड का पानी हाथ में उठाकर देखा तो उसे कुछ समझ में आया। वो कहने लगा कि जो तुम्हारा शक था वो बिल्कुल सही है। हमने कहा कि ऐसा तो हम बिजनेस में बर्बाद हो जाएंगे। वो कहने लगा कि चिंता की कोई बात नहीं, आज मैं यहाँ पर एक ऐसा तंत्र मंत्र मार कर जाऊँगा जिसके बाद वो भूत तुम्हारे किसी भी पॉन्ड पर नहीं आ सकता और तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और दोस्तों, अचंभे की बात यही रही कि वो पता नहीं क्या पढ़कर और वो पॉन्ड पर फूंक कर चला गया कि उसके बाद से लेके आज तक इतने साल हो चुके, लेकिन हमने कभी भी वो भूत को या वैसा कुछ होते हुए दोबारा अपने पॉन्ड में नहीं देखा। तो दोस्तों, ये थी शर्मन जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी
अनिल चौरसिया की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अनिल चौरसिया है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। हमारा जो फैमिली बिजनेस था वो पान का था। हम पान के पत्ते बेचा करते थे। आज जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये घटना लॉकडाउन से 1 साल पहले की है। लॉकडाउन से 1 साल पहले अचानक से हमारे घर में जो मेरी बुआ थी उसकी तबीयत खराब रहने लगी। ऐसा लगता था कि जैसा उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है। कभी उसके बदन में दर्द होता, कभी सर में दर्द होता, कभी कंधे पर दर्द होता। समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो खुद ही में एकदम पागल पागल रहने लगी। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि वो रात में लेटे लेटे पता नहीं कैसे बड़ी सी एक वॉमिट की और उस वॉमिट में खून निकलने लगा। जब वो खून निकल रहा था तब वो उठी और उठकर घर वालों को जगाने लगी। घर वाले भी उसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। घर वालों को समझ में ही नहीं आ रहा था पहले जैसा, यानी कि उससे पहले भी कई बार मेरी बुआ को डॉक्टर के पास ले जाया गया था और उसी दिन मेरी बुआ को दोबारा से डॉक्टर के पास ले जाया गया। लेकिन डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक है, इसे कुछ नहीं हुआ है। बीमारी क्या थी ये किसी के पकड़ में ही नहीं आ रही थी। मेरी बुआ एक शाम बैठे बैठे अचानक खटिया पर से नीचे गिर गई और उसका सर फट गया। सभी को लगा कि शायद इसे चक्कर आ गया होगा। वो बेहोश भी हो गई थी। जब उसे होश आया तो लोगों ने उससे पूछा मेरे घर के कि क्या हुआ था। उसने बताया कि जब मैं खटिया पर बैठी थी अचानक से ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से आकर जोर से मुझे धक्का मारा। धक्का देने के बाद मैं अपने आप को बिल्कुल भी काबू नहीं कर पाई और फिर मैं जोर से गिर गई। गिरने के बाद मेरे सर पर जब चोट आया और मैं बेहोश हो रही थी तब मैंने किसी आदमी को देखा। हमने कहा कि आदमी को? वो कहने लगी कि हाँ, वो अजीब सा डरावना, उसके चेहरे पर लंबे लंबे बड़े बड़े बाल थे और वो किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। तभी मेरे घर वालों ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, हम ही तो थे वहाँ पर और उसके अलावा वहाँ कोई नहीं था। वो कहने लगी कि नहीं, मैंने किसी को देखा। मेरे जो बुआ जी के हस्बैंड थे वो कहने लगे कि हमारे अलावा तो कोई नहीं था। हो सकता है कि तू बेहोश हो गई थी इसीलिए तुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है, या फिर ये तेरा वहम होगा। लोगों ने उस बात को वहीं पर टाल दिया। मेरी बुआ और मेरी मम्मी ये दोनों ही आपस में सहेलियां भी थी। तो मेरी बुआ मेरी मम्मी से कहने लगी कि मुझे हर समय क्यों ऐसा दर्द होता है। सारे चेकअप करा लिए लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा। इतनी दवाइयाँ भी मैंने खा ली, फिर भी अभी भी मेरी तबीयत वैसी खराब की खराब ही है। मेरी मम्मी ने बुआ जी से कहा कि क्यों ना हम शहर चलते हैं, वहाँ पर जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। मेरी बुआ इस पर मान गई। हम लोग बुआ को लेकर शहर में आ गए। शहर आने के बाद हम लोगों ने उनका ट्रीटमेंट कराया, लेकिन ट्रीटमेंट भी जैसा जो नॉर्मल होता है वही हुआ और फिर उनकी तबीयत ठीक रहने लगी। वो जब से शहर आई थी तो वो एक ही बात कह रही थी कि अब मुझे यहाँ अच्छा लगता है। सभी को यूँ लगा कि अब बुआ जी एकदम पहले जैसी नॉर्मल हो गई है और ठीक हो गई है। फिर जब उन्हें शहर से अपने घर ले जाया गया तो वहाँ जाने के बाद घर में घुसते ही वो कहने लगी मुझे फिर से अजीब सी बेचैनी हो रही है और मेरे शरीर में वो दर्द मैं वापस महसूस कर रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। घर वाले भी परेशान थे कि अभी तो शहर में बिल्कुल ठीक ठाक थी। वो कहने लगी पता नहीं, अभी बस बात ही कर रही थी कि दोबारा उसे खून की उल्टी हुई और इस बार खून की उल्टी में कुछ मांस के टुकड़े भी दिखाई दे रहे थे। सभी घर के लोग अब और परेशान रहने लगे और तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया गया। लेकिन फिर से वही हुआ। नॉर्मल उसका चेकअप हुआ, ट्रीटमेंट दिया गया, पर उसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। कुछ 2 या 4 दिन बीते होंगे कि एक रात बुआ जी सोते सोते एकदम से उठकर खड़ी हो गई। कुछ लोग घर के बैठ के बात कर रहे थे तो उन लोगों ने देखा कि बुआ जी उठकर खड़ी हुई और उसके बाद वो दीवार पर जाकर अपने सर को मारते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी। वो क्या बोल रही थी समझ में नहीं आ रहा था। तो लोगों ने उठकर तुरंत जाकर उसे पकड़ा और जैसे ही उन लोगों ने पकड़ा, उनके पकड़ते ही मानो बुआ जी को होश आ गया। वो जोरों से चिल्लाने लगी
और अपने आसपास देखकर कहने लगी कि मुझे छोड़ दो, बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। सभी लोग घबरा गए और बुआ जी को छोड़ दिए। जैसे ही छोड़े वो दोबारा से अपना सर दीवार पर मारने लगी। इस बार दोबारा लोगों ने पकड़ा और उन्हें पकड़कर रस्सी से बांध दिया। अब कहीं ना कहीं लोगों को समझ आ चुका था कि इसके साथ क्या हो रहा है। मेरे जो बुआ जी के हस्बैंड थे उन्होंने जाकर किसी आदमी को बुला लाया। वो आदमी हमारे गांव में बहुत ज़्यादा फेमस था झाड़ फूक के लिए। वो वहां पर आकर बुआ जी को देखा और कुछ पढ़ने लगा और वो पढ़कर बुआ जी पर फूंक दिया। उसके बाद बुआ जी तुरंत ही बेहोश हो गई, एक जोर की चीख लगाते हुए। फिर कुछ समय के बाद जब बुआ जी को होश आया और सभी लोग आसपास में थे तो वो कहने लगी कि मेरे साथ क्या हो रहा था। किसी ने उसे कुछ नहीं बताया। उस आदमी ने बुआ जी के हस्बैंड को बाहर ले जाकर कहा था कि तुम्हारी पत्नी के ऊपर काला जादू हुआ है। मेरे जो बुआ जी के हस्बैंड थे वो कहने लगे कि काला जादू कौन करेगा। वो कहने लगा कि जलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपनी जलन की वजह से ऐसे सब काम करवाते हैं। तभी ही वो कहने लगा कि वो सारी बात तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरी ही पत्नी पर क्यों इतने सारे लोग हैं। वो आदमी कहने लगा कि मुझे अभी तो सारी बात समझ में नहीं आई है, मुझे 2-3 दिन का आप समय दीजिए। जब मैं इसका उतारा करूँगा तो इसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब रहने लगेगी। ये बहकी बहकी बातें करेगी, पागलों जैसी हरकत करेगी। इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना। इतना कहकर तो वो आदमी चला गया। उसके बाद 3 दिन और 3 रात तक हम लोगों ने जो बुआ जी की हालत देखी है, वैसा हमने बुआ जी को पहले कभी नहीं देखा था। आखिरी रात में तो हद पार ये हो गई थी कि बुआ जी अब हवा में उड़ रही थी और वो उड़ते हुए अपने आप को जोरों से जाकर दीवार पर मारती। बुआ जी को इतनी टाइट रस्सियों से बांधा गया था, फिर भी वो सभी वो चीज़ों से अपने आप को छुड़वा लेती और उसके बाद जाकर अपने ही सर को मारने लगती। कभी चाकू से वार करती तो कभी अपने आप पर हमला करने लगती। यही नहीं, घर के हर सदस्य को अब उससे डर लगने लगा था। उसके बाद में ऐसा हुआ कि जो लोग उसे पकड़ने के लिए गए उनमें से उसने एक को इतना ज़ोर से मारा कि वो आदमी तुरंत पीछे दीवार से जा टकराया और उसका भी सर फट गया। उसके सर से खून निकलना शुरू हो गया। लोगों ने बहुत मुश्किल से बुआ जी को कंट्रोल में किया और उसके बाद दोबारा उनके हाथ पैर एक रस्सी से बांध दिए गए। कुछ ही समय में लगभग रात के 2 बजे बुआ जी ने फिर से वो सारी रस्सियां तोड़ दी और उसके बाद वो घर से भागना चाह रही थी, लेकिन घर के दरवाजे बंद थे और दरवाज़ों के पास कुछ आदमी लोगों को सुलाया गया था, क्योंकि उस आदमी ने पहले ही कहा था कि ये भागना चाहेगी घर से दूर, परंतु इसे भागने मत देना। सभी लोग बुआ जी को देखने लगे। अब बुआ जी की आंखें उल्टी चढ़ चुकी थी और उनकी आवाज़ बिल्कुल किसी आदमी जैसी हो चुकी थी। उनकी आवाज़ में एक गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। बाल पूरे खुले और बिखरे हुए चेहरे पर थे। हाथ और पैर अजीब से उन्होंने खुद से ही पीछे मोड़ लिए थे और उनकी कमर पर ऐसा लग रहा था कि कुछ बंधा हुआ है, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा चलने में अड़चनी हो रही है। हम तो ये सब देखकर डर गए। मैं ज़ोरों से चीख मारने लगा कि मेरी बुआ जी को बचा लो। बस मैं अपनी बुआ जी को ठीक ठाक दोबारा पहले जैसा देखना चाहता था। फिर कुछ ही समय में दरवाजे पर दस्तक हुई। जब हमने दरवाज़ा खोला तो ये वही आदमी था जो झाड़ फूँक करना जानता था। वो हमारे घर में आकर एक बड़ी सी पोटली काली रंग की उसे हमारे घर पर फेंक दिया और उस पर तेल छिड़क कर जला दिया। जैसे ही वो पोटली जल रही थी वैसा वैसा मेरी बुआ जी और ज़ोरों से चीख मार रही थी। वो कहने लगा कि जिसने भी किया था और जो कुछ भी किया था आज वो सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, एक अजीब बात इसमें यह थी कि काला जादू के बारे में मैंने अब तक सुना था, पहली बार मैंने देखा, और वो ये था कि किसी बुरी आत्मा को किसी आदमी के शरीर में डाला जाता है और उससे गलत काम भी किए जाते हैं और फिर उस व्यक्ति को जान से मार दिया जाता है। उस दिन जाकर मुझे काले जादू के बारे में और भी कुछ चीज़ें पता चली। तो दोस्तों, ये थी अनिल चौरसिया जी की कहानी।
उम्मीद करता हूँ कि आज की सभी कहानियाँ आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।